ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूलाल जाट हिंदी बीटीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और यही कामना करता हूं कि आपका दिन शुभ हो और मेरे साथ इस हिंदी भाषा से आप एक नए सरल तरीके से जुड़े, हिंदी सीखे आसानी से। यानी हिंदी का जो स्टेप है वो सरल तरीके से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और जो कठिन भाषा होती है, कठिन जो परिभाषाएं होती है, उन कठिन परिभाषाओं की बजाय मैं एक सरल परिभाषाएं आपके सामने लेकर के आया हूँ। और हमने स्वरों का विभाजन पढ़ा था। उस विभाजन में दो भेद अपन ने पढ़ लिए थे, उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा हमने पढ़ा था मात्रा उच्चारण के आधार, मतलब मात्रा के आधार पर। अब हम तीसरा जो भेद लेकर के आए हैं वो तीसरा भेद होगा ओष्ठाकृति के आधार पर, मतलब जिनका उच्चारण जो है ओष्ठाकृति के आधार पर होगा। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति का मतलब अपने ओष्ठ जिन स्वरों को बोलते हैं उस समय, उन स्वरों को उच्चारण करते समय हमारे होस्ट किस आकृति में होते हैं या किस सिचुएशन में होंगे, वो हम आज बात करेंगे। पहला हम भेद की बात करेंगे तो पहला वर्तुलित होता है, वर्तुलित, या इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसको देंगे वर्तमुखी। दूसरा नाम हम देंगे वर्तमुखी। दूसरा इसका जो भेद होगा अवर्तुलित, अवर्तुलित या अवर्तमुखी, अवर्तमुखी। ये दो भेद हम ओष्ठाकृति के आधार पे पढ़ेंगे। यानी स्वर का ये अपन तीसरा भेद पढ़ रहे हैं और तीसरा भेद है ओष्ठाकृति के आधार पर, और ओष्ठाकृति के आधार पर तीसरे भेद का पहला भेद होगा वर्तुलित या वर्तमुखी। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अपने जो ओष्ठ हैं वो वर्त के समान अर्थात गोल हो जाते हो, उनको बोलेंगे वर्तुलित। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होस्ट वर्त के समान गोल नहीं हो करके हमारे जो गाल है वो फैल जाते हैं, हमारे होस्ट है जो फैल जाते हैं, उनको बोलेंगे हम अवर्तुलित या अवर्तमुखी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले भेद की। पहला नंबर है वर्तुलित, वर्तुलित या व्रतमुखी। व्रत का मतलब होता है गोल, वर्तमुखी। लिखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वर्ताकार, व्रतमुखी, व्रतमुखी या गोल हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, हो जाते हैं, उन्हें वर्तुलित, वर्तुलित या व्रतमुखी स्वर कहते हैं। कौन से होंगे? उदाहरण से हम बात करते हैं। आप बोल के देखोगे, वही स्वर उसी पोजीशन में बोले जाएंगे जिस पोजीशन की अपन बात कर रहे हैं, जिस परिभाषा की हमने बात की है कि इसकी पहचान ये होगी कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जो ओष्ठ हैं वो गोल हो जाएंगे और उनका उच्चारण उसके बाद में होगा। जैसे ऊ, ओ और आओ, और एक जो ओ है इसको बोलते हैं ग्रहित, ग्रहित, ग्रहित स्वर। ग्रहित स्वर का मतलब होता है इसको हमारे
बाहर की भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा के व्याकरण में इसको अपनाया गया है। तो हम बात करते हैं इन पांचों की, यानी जो हमारे वर्तुलित या वर्तमुखी जो वर्ण, वो जो स्वर होंगे वो 5 होंगे, उ, ओ, औ, ओ। ग्रहित स्वर की बात कर रहा हूं। ग्रहित स्वर क्या होता है? जो बाहर की भाषाओं से हमारी भाषा में अपनाया गया है उसको ग्रहित स्वर बोलेंगे, और इसका प्रयोग हमारी हिंदी में बहुत ज्यादा होता भी है ना। तो दूसरी बात हम करेंगे अगली परिभाषा की। दूसरा नंबर होगा अवर्तुलित, अवर्तुलित या अव्रतमुखी, अव्रतमुखी, अवर्तुलित या अवर्तमुखी स्वर कौन से होते हैं? परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ, अवर्तमुखी, अवर्तुलित या अव्रतमुखी, अव्रतमुखी रहते हैं। अर्थात हम इसकी बात करें, हमारे होस्ट फैल जाते हैं, तो उन्हें अवर्तुलित, या अवर्तमुखी स्वर कहते हैं। ये एक दूसरे के विपरीत हो गए, यानी ये जो परिभाषा हो गई एक दूसरे की विपरीत परिभाषा हो गई है। इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं जो लिखाता हूं वो लिखवाने की जो परिभाषा का जो तरीका होता है वो उसी तरीके से लिखवाता हूं जिस तरीके से आप अगली परिभाषा को याद करोगे तो वो आसानी से आपको याद हो जाएगी। वो पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव में होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो ऐसे इसकी पहचान अपन कर सकते हैं। हम बात करेंगे इस, क्या कह रहे हैं वो, कि इसमें ओष्ठ अपने गोल नहीं होते हैं, ओष्ठ गोल नहीं होते हैं, है ना। आप ब्रैकेट में ऐसा भी लिख सकते हो, ओष्ठ गोल नहीं होते हैं, गोल नहीं होते हैं। ये शॉर्ट में हम इसको याद कर सकते हैं आसानी से। अवर्तमुखी मतलब हमें वही वर्ण दिखने चाहिए। जैसे एग्जाम में उसने पूछा कि निम्न में से वर्तमुखी कौन से हैं, अवर्तमुखी कौन से हैं, या दोनों में से एक पूछ लेगा आपसे कि वर्तमुखी वर्णों स्वरों को छांटिए, तो आप उसको आसानी से छांट दोगे। वर्तमुखी में हमने क्या पढ़ा था? उ, ओ, औ और ओ, जो ग्रहित व्यंजन है, जो ग्रहित स्वर है। इसके बाद में अवर्तुलित में ई, री और ए, ये जो हैं इनको हम बोलेंगे अवर्तमुखी या अवर्तुलित। इनको क्या बोलेंगे हम? अवर्तुलित। ठीक है। हमने इसका विभाजन अलग अलग तरीके से किया तो हम आसानी से एग्जाम में, जैसे उसने ये ग्रुप दे दिया और वो वर्तुलित वाला दे दिया, तो उसमें से उसने पूछ लिया कि इसमें से अवर्तुलित स्वर कौन सा है, तो ये इसके आधार पे भी बता सकते हैं। किसके आधार पे पढ़ा हमने ये दोनों? ये हमने पढ़े हैं ओष्ठाकृति के आधार पर, मतलब होठों के आधार पर उन स्वरों का उच्चारण कैसे कैसे होता है। हमने उत्पत्ति पर देखी कि कैसे उत्पत्ति हुई और कैसे निर्माण हुआ। कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा के आधार पर निर्माण हुआ है या किसी भाग के आधार पर निर्माण हुआ है, और कुछ स्वर ऐसे हैं जिनका निर्माण अलग तरीके से हुआ है, जैसे अवर्तुलित और वर्तुलित है। अब आगे का जो पार्ट होगा वो पार्ट जीवा की स्थिति के आधार पर हम पढ़ेंगे। आगे का जो पार्ट है जीवा के आधार पर, मतलब हमारी जीवा जिन स्वरों का उच्चारण करती है वो किस किस कौन कौन सा स्वर जो है कहां कहां से उच्चारित होता है। जैसे ये 3 भागों में है। 3 भाग कौन कौन से हैं? अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। यानी पहला होगा अग्र स्वर,
ये किसके आधार पर बांट रहे हैं हम? जीव्या के आधार पर। दूसरा मध्य स्वर जो जीव्या के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं। तीसरा पश्च स्वर जो जीव्या के पिछले भाग से उच्चारित होते हैं। तो ये तीन भाग हम पढ़ेंगे, यानी इन तीनों के आधार पर हम स्वर की परिभाषा पढ़ेंगे। ये कौन से प्रकार की बात कर रहे हैं हम? चौथे प्रकार की बात कर रहे हैं। जीव्या के आधार पर तीन भागों में बांटा है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने ओष्ठाकृति के आधार पर पढ़ा था। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? वो मात्रा के आधार पर हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से स्वरों का ये चौथा प्रकार अपन पढ़ने जा रहे हैं। जो पहला है ह्रस्व अग्रस्वर। अग्रस्वर की बात करते हैं परिभाषा की। 1 नंबर अग्रस्वर। अग्र का मतलब होता है आगे, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीव्या का आगे का भाग मसूड़े को स्पर्श करता है और जीव्या हल्की सी कंपन करती है। उन्हें क्या बोलेंगे हम? अग्रस्वर। मतलब अग्रस्वर का मतलब होता है कि आगे का भाग। अब अग्रस्वर होंगे कौन कौन से? अग्रस्वर होंगे कौन कौन से? अग्रस्वर में बोल के उच्चारित, अपन बोल के देखेंगे तो कौन कौन से होंगे? ई। अभी जो हमने लास्ट में अवर्ताकार वाले में पढ़ा था वही होंगे। ई, री, ए और ए। जो अवर्ताकार में पढ़ा था हमने, आप इसे पूछा जाए कि ये कौन से, अगर आपने ओष्ठाकृति के आधार पर पूछा जाएगा तो आप इसको उसमें बता सकते हो। और अग्रस्वर में ये ई, री, ए हो गया। अब मध्यस्वर की बात करेंगे। मध्यस्वर में एक ही स्वर होता है। दूसरा नंबर है मध्यस्वर। मध्यस्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीव्या का मध्य भाग सक्रिय रहता है तथा जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीव्या का मध्य भाग सक्रिय रहता है और तथा जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीव्या का मध्य भाग सक्रिय रहता है तथा जीव्या न तो आगे सरकती है और न ही पीछे सरकती है। मतलब मध्य का मतलब जीव्या की जो मध्य की जो स्थिति है, उन स्वरों का उच्चारण करते समय उसकी स्थिति ये होगी कि जीव्या का जो मध्य भाग होगा, बीच का जो भाग होगा वो सक्रिय होगा
न तो आगे का न पीछे का, बीच का मध्य का भाग जो होगा वो सक्रिय होगा। और जीविया न तो आगे की तरफ खिसकेगी और न पीछे की तरफ खिसकेगी, तो उन्हें जो कहेंगे उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। कौन सा होगा? मैंने कहा था शुरू में कि केवल मध्य स्वर एक ही होता है और वो होता है ए का जो उच्चारण होगा वो हमारे जीवा के मध्य भाग से होगा, इसलिए इसको मध्य स्वर बोलते हैं। मध्य स्वर का मतलब बीच में, और बीच का मतलब कि केवल जीवा का जो होगा वो मध्य भाग यानी बीच का भाग ही सक्रिय होगा। आगे तीसरे वेद की हम बात कर रहे हैं। तीसरा वेद होगा पश्चे वेद, पश्चे भाग या पश्चे स्वर भी कह सकते हैं इसको। पश्चे स्वर क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का पश्चिम भाग अर्थात पीछे का हिस्सा सक्रिय रहता है अर्थात जिह्वा का पश्चिम भाग पीछे की तरफ सरकता है। पश्चिम भाग का मतलब हो गया पीछे वाला हिस्सा, यानी पीछे जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीवा का जो पीछे वाला भाग होगा वो पीछे वाला भाग सक्रिय रहेगा। इसमें कौन सा होगा? इसमें देखो मैंने एक ग्रहित स्वर बताया था आपको। ग्रहित स्वर एक तो आएगा, इसके अंदर ग्रहित स्वर आ जाएगा ओ, एक आ जाएगा आ, एक आ जाएगा उ, ओ और औ। ये सारे के सारे जो वर्ण हैं, ये स्वर हैं, ये सारे के सारे स्वर क्या कहलाएंगे? पश्चे स्वर। तो इस तरीके से ये स्वरों को हमने जो उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर और जीवा के आधार पर हमने बांटा है। इसका आपने सही तरीके से अध्ययन किया है। अब आप लोगों को जो अगला भाग है उस अगले भाग पे चलने से पहले मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मेरे क्लासों को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं जो आने वाला जो समय होगा उस समय में आप लोगों के लिए इतनी अच्छी क्लासें लेके आने वाला हूं। अभी तो पूरा व्याकरण पढ़ा है जिसमें संधि, समास और वाच्य विचार, बहुत सारा व्याकरण है जिसमें वाक्य अपन स्टेप बाय पढ़ रहे हैं। पहला हम पढ़ेंगे वर्ण विचार जो कंप्लीट होने वाला है, 1-2 क्लासेज और रहेगी इसकी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार के बहुत अलग अलग भाग होंगे, वो आपको मैं बिल्कुल सरल तरीके से, यानी आपका हिंदी व्याकरण बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये जो चीजें बताऊंगा वो सभी चीजें अच्छे तरीके से आपको बिना कम समय में अच्छे से याद हो जाएगी। तो इसी के साथ में मैं आप लोगों से आज की क्लास को यहीं खत्म करता हूं और आप लोगों से मैं विदा चाहता हूं। धन्यवाद।